हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 9 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर और ख़त्म कर देते हैं आज का सबसे बड़ा टेंशन। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूज़ और सबसे पहला करंट अफेयर है। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में एक शिप मतलब जो वॉरफेयर शिप होते हैं ना, जो लड़ाकू जहाज हैं, वो न्यूज़ में चल रहे थे। ये है आपका INS एंद्रोथ। ये अभी हाल फिलहाल में कमीशन हुआ है किसमें, इंडियन नेवी में। ठीक है, मतलब इंडियन नेवी को मिल चुका है। ठीक है, अब वो इसका यूज़ करिए। अब इसको बनाया किसने, तो बनाया इसको गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने बनाया, जो कि कोलकाता में है। ठीक है, अब इसका जो नाम रखा गया दोस्तों, इसका नाम रखा गया है एंड्रोथ आइलैंड पे। एंड्रोथ आइलैंड है कहाँ पे दोस्तों, ये लक्षद्वीप में है। और एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों, INS एंड्रोथ पहले भी मतलब इंडिया में कमीशन था, जो कि अभी हाल फिलहाल में मतलब डीकमीशन हुआ, तो उसी के नाम पे रखा गया है। ठीक है, अब ये कमीशन कब हुआ दोस्तों, तो ये 6 अक्टूबर 2025 को विशाखापट्टनम मतलब नेवल डॉकयार्ड में मतलब ये कमीशन हुआ, मतलब इंडियन नेवी को सौंपा गया है। ठीक है, और इसमें जो कंटेंट यूज किया गया मतलब आत्मनिर्भर भारत को मतलब शो करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें कंटेंट जो यूज किया गया 88% कंटेंट जो है इंडिजीनियस है। ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने जान लिया ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, अर्नाला क्लास की एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप अर्नाला क्लास क्यों बोले रहे हैं, क्योंकि ये 8 शिप बननी है दोस्तों, एंटी सबमरीन वाली 8 शिप बननी है, जो कि लड़ाकू जहाज होंगे, जिसमें से पहला जो है INS अर्नाला जो है वो कमीशन हो चुका है ऑलरेडी, और ये सेकंड शिप है उस सीरीज का। ठीक है, क्या नाम है इसका, INS एंद्रोथ। ठीक है, अब ये शैलो वाटर क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर। एक्चुअली क्या है दोस्तों ना, जैसे कोई सबमरीन है, अगर मान लीजिए वो समुद्र के बीचों बीच है तो काफ़ी डीप तक जा सकती है। पर अगर मान लीजिए किसी देश के पास मतलब उसकी निगरानी करने के लिए आ रही है, मतलब जल्दी मान लीजिए पाकिस्तान की कोई सबमरीन आ जाए या चाइना का आ जाए, तो हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे। वो क्या है, डीप में जा ही नहीं सकते ना, शैलो वाटर में ही रहेंगे। अगर देश के मतलब बाउंड्री कोस्ट लाइन के पास अगर आएंगे तो वो शैलो वाटर में रहेंगे, वहाँ पर डीप थोड़ी ना मिले उन्हें, इसीलिए उनको डिटेक्ट करना आसान होता है। इसीलिए इनको बोला जाता है अर्नाला क्लास, मतलब ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर। इन्हीं जो दुश्मन की पनडुब्बियां हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब दिक्कत कर सकती हैं देश के लिए, तो उनको डिटेक्ट करके ख़त्म करने का काम यही करती हैं। ठीक है, शैलो वाटर वाला। ठीक, कमीशन हम लोगों ने देख लिया। उसके अलावा जान लीजिए ये जो बनाए जा रहे हैं दोस्तों एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो, ये क्या है दोस्तों ना, पहले एक मतलब और क्लास चलता था, क्या जो था वो अभय क्लास कॉर्वेट। कॉर्वेट क्या होता है दोस्तों, ये लड़ाकू जहाज होता है। ठीक है, लड़ाकू जहाज में अगर आप देखेंगे रैंक वाइज, तो ये देखिए, ये है आपका एक रैंक वाइज अगर देखें तो सबसे ऊपर आता है आपका एयरक्राफ्ट कैरियर दोस्तों। ठीक है, ये है आपका एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसपे आप देख रहे हैं बहुत सारे मतलब ये जहाज भी हैं ना, फाइटर जेट हैं हो गया। उसके अलावा आपका ये देखिए, ये हो गया डिस्ट्रॉयर, फिर हो गया फ्रिगेट, फिर हो गया आपका सबमरीन। पर इसके अलावा ये तो मेन है दोस्तों, है ना। पर इसमें अगर देखेंगे तो सबसे नंबर 1 पे आता है एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, इसी के आसपास डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, क्रोवेट्स या फिर मतलब आपके फाइटर जेट चलते रहते हैं। क्यों, इसको सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि सबसे मेन यही रहता है ना। और उसी को बोला था कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। ठीक है, और उसी हिसाब से ये आप देखिए पैटर्न वाइज मतलब रैंक वाइज दिया गया है। जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर में अगर आप देखेंगे तो INS विक्रमादित्य हो गया, INS विक्रांत हो गया। डिस्ट्रॉयर में अगर आप देखेंगे INS कोलकाता हो गया, विशाखापट्टनम हो गया। इसी तरह है फ्रिगेट और छोटे लड़ाकू, ये लड़ाकू जहाज है, उसके बाद सबमरीन आ जाता है ना। अब ये देख लीजिए हम लोगों ने जान लिया। और ये जो इसका जो ID मतलब प्रोक्योरमेंट जो स्टार्ट हुआ था, जो अप्रूवल मिला था वो 2013 में मिला था, कि मतलब जो अभय क्लास की कॉर्वेट है वो काफ़ी एज हो गया उनका, तो मतलब इनको रिप्लेस करना है किससे, 16 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर। शैलो वाटर आप समझ लीजिएगा दोस्तों, जो पनडुब्बियां दुश्मन की होती हैं कोस्ट लाइन के पास, मतलब वो शैलो वाटर में ही रहती हैं, वो वहाँ पे कोई उतना डीप होता नहीं है। इसीलिए उन्हीं पनडुब्बियों को डिटेक्ट करके उनको ख़त्म करने का काम ये करती है। ठीक है, और यही मतलब 16 मतलब ऐसी शिप मतलब वेसल को अप्रूवल मिला था, जो कि इस वाली क्लास को, जो कि अभय क्लास कॉर्वेट्स है ना लड़ाकू जहाज, उनको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब ये जो 16 है, 16 में से जो 8 होंगी वो अर्नाला क्लास की होंगी। ठीक है, अर्नाला क्लास मतलब पहली शिप का नाम ही INS अर्नाला है। ठीक है, और ये बनाया किसके जाएगा, ये गार्डन जी शिप बिल्डर है ना, उनके द्वारा बनाया जाएगा कोलकाता के। ठीक है, और बाकी 8 होंगी माहे क्लास सीरीज, जो कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम चलते हैं सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर में। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये है आपका डेलीब्रेशन कंटिन्यूस ऑन प्रोपोज न्यूक्लियर बिल। अभी हाल फिलहाल में क्या है कि बहुत तगड़ा बहस चल रहा है इस चीज़ पे, न्यूक्लियर बिल पे। ठीक है, एक नया न्यूक्लियर बिल है। वो चाहते क्या है दोस्तों, जो भी हमारे यहाँ पे मतलब पहले से न्यूक्लियर वाले लॉ चल रहे हैं, जो रेगुलेशन चल रहे हैं, उनको में कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे जो अमेंडमेंट है वो किसमें किसमें करना चाहते हैं, जो मेन 2 लॉ है ना, जैसे पहला आपका एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 वाला, उसके बाद द सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। ठीक है, इसमें ये 2 लॉ है जिसमें मतलब अमेंडमेंट इस बिल के थ्रू किया जाना चाहते हैं, मतलब देखिए पास हो जाए। ठीक है, ये किया जा रहा है। ठीक है,
उसके बाद अब इसका एम क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए एटॉमिक एनर्जी एक्ट में क्या अमेंड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक्चुअली क्या ये जो है ना पूरा का पूरा जो है हक, मतलब पूरा मालिकाना हक सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता है, कि मतलब सारा का सारा चीज़ डिसाइड यही करेगी। ठीक है, मान लीजिए कि देश के किसी कोने में अगर यूरेनियम भी मिला है तो उसका भी डिसाइड यही करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको यूज़ कैसे करना है, कितना करना है, कहाँ करना है, कौन यूज़ करेगा। ठीक है, और यही है मतलब यही इसी में अमेंड करके क्या करना चाहते हैं कि इसको जो न्यूक्लियर सेक्टर है उसको प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए खोलना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड वाला जो द सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों ना, अगर मतलब कोई हादसा हुआ तो कंपनसेशन देना जरूरी है, पर जब हादसा हुआ तो बताने की मतलब आप समझ लीजिए कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मतलब आपको प्रूव करना पड़ेगा हादसा ऑपरेटर के कारण हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ऑपरेटर मतलब आप समझ लीजिए बाइंड है कि मतलब उसको देना ही पड़ेगा कंपनसेशन। ठीक है, और उसके अलावा सबसे बड़ा दिक्कत क्या था, जैसे कि मान लीजिए कोई फॉरेन कंट्री है, उसने पैसा लगाया, ठीक है, सप्लायर अपनी मटेरियल भेज रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर उसने कह दिया, किसने, मतलब ऑपरेटर ने, कि मतलब जो मटेरियल यूज़ किया गया था वो डिफेक्टिव था, उसकी गलती है, तो क्या होगा पता है, जो सप्लायर होगा वो भी पिस जाएगा इसमें। ठीक है, तो यही जो कंसर्न है सप्लायर लाइबिलिटी के ऊपर, इसको एड्रेस करना चाहते हैं इसमें, मतलब इस बिल के थ्रू। ठीक है, और उसके अलावा जो इंडिया का फ्रेमवर्क है, वो जो इंटरनेशनल लायबिलिटी स्टैंडर्ड चलता है न्यूक्लियर मतलब सेक्टर में, उसके साथ मतलब अलाइन करना चाहते हैं। ठीक, तो अब हम लोग जानते हैं कि इन्हीं दो लॉ में मतलब अमेंड करना चाहते हैं, तो इन दो लॉ के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका आ जाता है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी तरह से पावर दे देता है कि वो एटॉमिक एनर्जी को अपने हिसाब से प्रोड्यूस करे, अपने हिसाब से रेगुलेट करे, सारी की सारी एक्टिविटी जितनी भी हो, जो कि अगर एटॉमिक सब्सटेंसेस या उसके इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है, सारा का सारा दारोमदार किस पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और वही फैसले लेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ऑपरेशन है, ये सारे के सारे रिस्ट्रिक्ट होते हैं कहाँ पे, जो स्टेट ऑन एंटिटीज मतलब एंटिटीज़ है, जो मतलब जैसे NPCIL हो गया, NTPC, ये नहीं, यही सब करते हैं। प्राइवेट सेक्टर तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, और दूसरा लॉ क्या आ जाता है दोस्तों, दूसरा आपका ये आ जाता है CLNDA दोस्तों। ये क्या है दोस्तों आपका, ये है सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सारी गलती ऑपरेटर की अगर डैमेज हुआ, मतलब समझ रहे दोस्तों ना, अगर डैमेज हुआ तो कंपनसेशन देना तो इसको जरूरी है ऑपरेटर को, हम लोग को प्रूफ करने, किसी को जिसको भी नुकसान हुआ है उसको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, अगर हुआ डैमेज तो भाई आपको देना पड़ेगा, ऐसा है इसमें, इस लॉ में कहा जाता है। ठीक है, और पर इसमें क्या है कि कैप लगा दिया है कि मतलब ऑपरेटर कितने डैमेज तक देगा, कितना कंपनसेशन तक देगा, तो मतलब अप टू 1500 करोड़ तक ये कंपनसेशन कौन देगा, ऑपरेटर देगा। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, और वो भी 30 करोड़ तक का मतलब जो कंपनसेशन देगी लगभग। ठीक है, अब वो ये जो 30 करोड़ है कहाँ से लेगी, तो ये लोगी SDR क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं। ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स मतलब समझ लीजिए एक तरह से इंटरनेशनल मनी है, पर ये कोई एक रूप करेंसी से नहीं बनी, मतलब करेंसी नहीं है पर्टिकुलर, ये मतलब बैक दिया है, मतलब इसको बैकअप दिया था 5 मेजर करेंसी से, जैसे कि आपका यूनाइटेड स्टेट का US डॉलर हो गया, यूरोप का यूरो हो गया, उसके बाद चाइना का रेनमिनबी हो गया, जापान का येन हो गया, और आपका यूनाइटेड किंगडम का स्टर्लिंग हो गया। ठीक है, ये 5 कंट्री मतलब करेंसी से इसको बैक मिलता है। ठीक है, कोई करेंसी नहीं, बस इसका बेस है मतलब इन 5 कंट्री के बेसिस पे। ठीक है, और SDR जो है मतलब किसने मतलब क्रिएट किया था, ये किया गया था IMF के द्वारा। ठीक है, आई मीन 1969 में, और इस किसके लिए, जो भी इसके मेंबर कंट्रीज है, ताकि उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिशियल बैकअप मिल सके। ठीक है, इसके थ्रू। ठीक है, जो कि इमरजेंसी में ये लोग यूज़ कर सकें, है ना। और जो नया बिल आ रहा है उसमें प्रपोज जो किया जा रहा है, तो उसमें जो मेन अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो वो ये 17B जो सेक्शन है CLNDA का, इसमें करना चाहते हैं। ये क्या कहता है दोस्तों, ये जो लाइबिलिटी है सप्लायर पे डाल देता है न्यूक्लियर डैमेज के लिए। अगर मान लीजिए कोई पार्ट उसने भेजा या कोई भी चीज़ भेजा, अगर डैमेज हुआ और ऑपरेटर ने कह दिया कि भाई उसकी गलती है, तो सप्लायर भी पिस जाएगा। ठीक है, इसी को माना जा रहा है कि एज ए मतलब ये वाला जो सेक्शन है, इसी को माना जा रहा है कि फॉरेन वेंडर्स के लिए मतलब एक तरह से बैरियर का काम कर रहा है। जो फॉरेन कंट्रीज हैं या फॉरेन कंपनीज हैं वो आने से कतरा रही है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो सेक्शन है 17 मतलब खतरा, 17 का B सेक्शन। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें मतलब इंडिया अपने आप को आगे देख रहा है, मतलब 2047 तक मतलब एक विकसित देश बनने का सपना, तो उसमें एक आता है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। ठीक है, ये अनाउंस हुआ था जो 2025-26 का बजट था दोस्तों, उसमें अनाउंस हुआ था, और करीब करीब मतलब इसका बजट रखा गया था 20,000 करोड़ रुपए। ठीक है, जो कि प्रेजेंट हुआ था 2025 में, मतलब ये बजट की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, इसके तहत क्या है कि न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी जो है उसको अप टू 100 गीगावाट
तक बनाना मतलब बढ़ाना 2047 तक, ये इस मिशन का मकसद है। ठीक है, बजट तो 20,000 करोड़ है। उसके अलावा एक और मकसद इसी में मतलब जो पार्ट वाइज दिया गया, तो जो अभी है मतलब अभी जो हमारा मतलब एक कैपेसिटी है न्यूक्लियर एनर्जी का, वो है 8,180 मेगावाट 2025 में। इसको 2031 से 32 के बीच में मतलब 22,480 मेगावाट तक पहुंचाने का भी एक टारगेट है। ठीक है, उसके बाद थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर क्या आ जाता है दोस्तों, ये है आपका फिशरीज रिलेटेड। मैं अब आपको बताता हूँ पूरी चीज़। एक्चुअली क्या है, यूएस में मतलब डोनाल्ड ट्रंप जी ने बहुत सारी मतलब टैरिफ लगा दिया इंडिया के ऊपर, है ना, करीब 50% तक तो टैरिफ लगा ही दिया है। अब इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हो रहा है दोस्तों, फिशरी सेक्टर। इंडिया का एक तरह से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बैकबोन की तरह आप मान लीजिए फिशरी सेक्टर में बहुत सारे मतलब आप समझ लीजिए पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये टैरिफ लगता है तो मतलब सबसे ज़्यादा बैक इसमें भी पड़ता है, मतलब दिक्कत इसमें भी होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए मतलब यूएसए को बहुत बड़ा मतलब वो भी है एक तरह से मतलब आप समझ लीजिए इम्पोर्टर है इंडिया से, मतलब इंडिया की मछलियाँ खरीदने के लिए। ठीक है, तो अभी क्या है ना, इसमें क्या दिक्कत हो रही है कि ट्रम्प बोल रहे हैं कि ये लोग जो प्रैक्टिस यूज़ करते हैं, जो भी मेथड यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है कि जो मैरीन इकोसिस्टम है उसको बहुत नुकसान मिलता है, नुकसान होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इनकी मछलियाँ नहीं खरीद रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया क्या सोच रहा है कि हम लोग ले लेते हैं एक मैरीन स्टीवर्ड मतलब एमएससी सर्टिफिकेशन। एमएससी सर्टिफिकेशन क्या है दोस्तों, ये इस काउंसिल के द्वारा दिया जाता है, मैरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल। अगर इसने सर्टिफिकेशन दे दिया, ठीक है, तो समझ लीजिए एक मतलब मिल जाता है मतलब यूनिवर्सल मतलब ग्लोबली मतलब आपको मिल जाता है एक रिकॉग्निशन कि मतलब जो भी मेथड यूज़ किया गया है वो एक सस्टेनेबल मेथड है। ठीक है, किसी चीज़ का नुकसान करके इस मेथड को यूज़ नहीं किया गया। ठीक है, तो ये जो मैरीन स्टीवर्ड काउंसिल है इसको 1966 में मतलब फाउंड किया गया था। ठीक है, एक ये इंटरनेशनल नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, यूके यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसका मतलब मेन ही है कि मतलब जो मतलब फिशिंग होती है, जो फिशिंग प्रैक्टिसेस किया जाता है उनमें सस्टेनेबिलिटी रहे। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब अभी के यूज़ के हिसाब से ही मतलब फिशिंग की जाए, आपको फ्यूचर की मतलब जो जनरेशन होगी उनकी मतलब रिक्वायरमेंट को, उनकी मतलब आवश्यकता को देखते हुए ही फिशिंग करना है। और उसके अलावा थोड़ा नेचर फ्रेंडली करना है, ऐसा नहीं कि आप मतलब एक ऐसा मेथड यूज़ करें कि मतलब मछली पकड़ते पकड़ते आप अंदर के जितने भी अलग जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उसको भी नुकसान कर दें, ऐसा नहीं। ठीक है, मतलब इसका मेन क्या एम क्या है, जो सी फूड सप्लाई है प्रेजेंट और फ्यूचर को इनकरेज करते हुए ये रिस्पॉन्सिबल होना है कि जो भी कंज्यूमर के प्लेट पे मछली पहुंच रही है वो एक सस्टेनेबल मतलब सी फूड है। ठीक है, ये सर्टिफाई करना, और ये सर्टिफाई कर देगा तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा और मतलब इंडिया में जो प्रॉफिट हो रहा था फिशिंग सेक्टर में वो और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यही मतलब इंडिया सोच रहा है कि इस सर्टिफिकेशन को अगर हम लोग लेंगे तो हम लोग को बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों मतलब यही है, इंश्योर करता है कि मतलब सस्टेनेबल सी फूड जा रहा है कंज्यूमर के पास। ठीक है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के तहत ही सर्टिफिकेशन देता है। ठीक, फिर फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर है आपका दोस्तों, नोबेल प्राइज है। ये एक्चुअली क्या है, अभी हाल फिलहाल में दिया गया है, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन कह दीजिए, उसके लिए दिया गया है। ठीक है, अब अभी अनाउंस हुआ है दोस्तों, और दिया जाता है दोस्तों ये दिसंबर में। ठीक है, जिस समय मतलब आपका मतलब जो क्या नाम है उनका, अल्फ्रेड मतलब नोबेल है, उनका देहांत हुआ था, उस समय दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं किसको किसको दिया गया है। तो पहला आप जान लीजिए मैरी ई ब्रन को और फ्रेड रैम्सडेल, ये दोनों के दोनों यूएसए से हैं, और साइमन साकागुची ये जापान से हैं। इन तीनों को इस बार मिला है। ठीक है, हर कैटेगरी में 3 से ज़्यादा को नहीं दे सकते दोस्तों, 3 ही को दिया जाता है मैक्सिमम। ठीक है, या 1, 2 या फिर 3 मैक्सिमम। ठीक है, तो इन तीनों को मिला है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन कह लीजिए। तो हम लोग जान लेते हैं ऐसा इन्होंने क्या कर दिया कि इनको मिला है नोबेल प्राइज। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए इन्होंने क्या किया है ना, मतलब जो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस होता है, इम्यून टॉलरेंस मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है, जैसे बाहर से कोई अगर चीज़ आती है, कोई मतलब माइक्रोब या फिर कोई भी मतलब ऐसी चीज़ जो मतलब शरीर को नुकसान कर देती है, तो इम्यूनिटी क्या होती है उसको मतलब डिटेक्ट करती है और ख़त्म कर देती है। ठीक है, पर अगर मान लीजिए इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो हमारे ऊपर ही, हमारे ही टिश्यूज़ पे अटैक करने जाए तो ये बता रहा है कि मतलब जो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस है वो कैसे रेगुलेट होता है टी सेल के द्वारा। इन्होंने बताया टी सेल मेन होते हैं दोस्तों, है ना, मतलब टी सेल ऐसा है कि अगर मतलब इसका एक्सपेरिमेंट जान लीजिए आप। सबसे पहले क्या है ना, जो साइमन साकागुची इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक चूहा लिया था। ठीक है, उस चूहे के अंदर से टी सेल को निकाल दिया, तो फिर उन्होंने देखा कि उसके अंदर ऑटो इम्यून डिसीज आने लगी, मतलब उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो खुद ही उस पर मतलब अटैक करने लगा। और फिर जब वापस से टी सेल उसमें डाला गया तो फिर से मतलब वो ऑटो इम्यून डिसीज खत्म हो गई धीरे धीरे। ठीक है,
तो मतलब इसमें वही मेन काम है कि मतलब टी सेल क्या है, मतलब इससे पहले क्या कहा जाता था कि मतलब जो मतलब टी सेल के आने से पहले लोग समझते थे जो मतलब बेकार मतलब आपके होते हैं मतलब माइक्रोब्स वही अटैक करते हैं, ठीक है। अब मेन बात है कि इस टर्म का उस समय मतलब लोग जानते नहीं थे, तो मेन जो इन्होंने खोज की है ये टी सेल की है कि मतलब रेगुलेटरी टी सेल ही होते हैं जो कि पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि किसकी बारी आई, मैरी ई ब्रोंको और फ्रेड स्टाइम्सको। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जीन का पता लगाया। वो जीन क्या है, वो जीन मतलब सबसे ज़्यादा एसेंशियल है किसके लिए, इस टी सेल के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब सिमोन साकागुची ने ये बताया कि टी सेल रिस्पॉन्सिबल है कि मतलब जिसके कारण से हमारे जो इम्यून वाले मतलब इम्यूनिटी है जो है, हमारे इम्यूनिटी वाले जो सेल्स हैं वो मतलब अपने ही सेल्स को या टिश्यूज़ को अटैक नहीं करते, ठीक है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल टी सेल है, ठीक है। एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, ठीक। और उसके बाद ये ब्रुनको और राम्सडेल ने क्या बताया, इन्होंने बोला इसी टी सेल को डेवलपमेंट के लिए, इस टी सेल का डेवलपमेंट होता है एक जीन के कारण, उस जीन का नाम क्या है, FOXP3, ठीक है। ये दोनों वर्क है। अब पेरिफेरल टॉलरेंस क्या हुआ, इसका मतलब ही हुआ है कि मतलब इट इज हाउ द इम्यून सिस्टम इज रेगुलेटेड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम अटैकिंग द बॉडीज ओन ऑर्गन एंड टिश्यूज। मतलब इम्यून सिस्टम एक्चुअली पेरिफेरल मतलब क्या हुआ, जैसे जब मतलब चारों तरफ मतलब आउट मतलब जो सेंट आउटवर्ड वाला जो हो गया वो पूरा, ठीक है। तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस मतलब क्या हुआ कि मतलब कि अपना इम्यूनिटी सिस्टम किस तरह रेगुलेटेड है कि वो अपने आप को बचा सके, मतलब किससे, बॉडी के अपने ऑर्गन और टिश्यू पे अटैक करने के लिए, ठीक है। और वही है, ये साकागुची ने वही बताया कि मतलब टी सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं ताकि इम्यून सेल जो है अपने ही सेल्स पे या अपने ही टिश्यूज पे अटैक ना करें। और उसके बाद ये मैरी ई ब्रुनको और फ्रेड राम्सडेल ने कहा कि 2001 में इन्होंने खोज की थी। इन्होंने कहा कि भाई जो जीन रिस्पॉन्सिबल है टी सेल के डेवलपमेंट के लिए, वो जीन का नाम है FOXP3, ठीक है। और अगर इसमें म्यूटेशन हुआ तो समझ लीजिए ऑटोइम्यून डिसीज हो सकती है, ठीक। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा नोबेल प्राइज के बारे में दोस्तों, ठीक है। नोबेल प्राइज जो है दोस्तों, जो अल्फ्रेड नोबेल थे, है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड एक सेकेंड, कहाँ है, ये देखिए दोस्तों, ये है वो मेडल जो दिया जाता है नोबेल प्राइज में, ठीक है। तो नोबेल प्राइज क्या है दोस्तों, ये 1896 में जब मतलब ये अल्फ्रेड नोबेल जी का जब देहांत हुआ था, उसके बाद उनकी एक विल थी, ठीक है। उस विल के हिसाब से इसको स्टैब्लिश किया, उस विल में लिखा गया था इसके बारे में, तो इसीलिए ये स्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। और ध्यान रखिए अक्टूबर में जो नोबेल प्राइज है इनका मतलब अनाउंसमेंट होता है, और 10 दिसंबर को जिस दिन इनका देहांत हुआ था किसका, अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट को मतलब इन्वेंट किया था, थे स्वीडन के मतलब साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो उनके देहांत के दिन में इसको दिया जाता है, ठीक है। और इसी दिन होती है, और मतलब जो सेरेमनी होती है दो जो मैं अभी बताऊंगा, वो दोनों दोनों अलग अलग प्लेसेस पर सेम दिन होती है, ठीक। तो फर्स्ट टाइम कब दिया गया था, 1901 में दिया गया था, ठीक है। कैटेगरी कौन सी होती है दोस्तों, तो कैटेगरी होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक साइंसेज, ये 6 फील्ड्स में दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। और कंपोनेंट्स में जैसे गोल्ड मेडल जो मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है, एक डिप्लोमा, एक सर्टिफिकेट होता है और एक कैश अवार्ड होता है जो कि 11 बिलियन स्वीडिश क्रोनर होता है, ठीक है। क्रोना बोला जाता है वैसे, ठीक है। इस एक स्वीडिश क्रोनर में लगभग लगभग 9.46 रुपीज़ होता है दोस्तों। और अगर इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, करीब करीब मतलब समझ लीजिए 10.5 करोड़ रुपए मिलता है एक बंदे को जो भी जीतता है, ठीक है। मतलब अगर 3 है तो डिवाइड हो जाएगा और क्या, ठीक। और मैक्सिमम 3 को अगर मान लीजिए सिंगल, ये मतलब अगर मान लीजिए पीस वाली कैटेगरी को छोड़ के, ठीक है, बाकी किसी कैटेगरी में देखेंगे तो एक साल में, हर साल दिया जाता है, एक साल में सिर्फ 3 ही इंडिविजुअल को दिया जा सकता है, ठीक है, पर कैटेगरी। और पर नोबेल पीस प्राइज में अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है, ठीक। उसके बाद आप देखिए, हाँ, प्राइज सेरेमनी है। प्राइज सेरेमनी जो की जाती है दोस्तों, ये पहली जो की जाती है स्वीडन में की जाती है, स्टॉकहोम में, ठीक है। मतलब इसमें जो 5 कैटेगरी है उनको दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक साइंस। पर जो नोबेल पीस प्राइज है ये आपको ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे के ओस्लो में। पर ध्यान रखना दोस्तों, ये जो दोनों जो है ना, ये दोनों की दोनों जगह पे ये दिया तो जाता है, पर सेम डे दिया जाता है, जिस दिन मतलब अल्फ्रेड नोबेल जी का मतलब देहांत हुआ था 10 दिसंबर को। बस इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और बाकी सब तो हाँ इतना ही है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर है। अभी हाल फिलहाल में क्या है, कोसी रिवर के कारण बाढ़ मतलब बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है, कहाँ पे, नेपाल और बिहार में। तो अभी हम लोग जानेंगे कोसी रिवर के बारे में दोस्तों, ठीक है।
कोसी रिवर के बारे में हम जानेंगे, तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कोसी रिवर कैसे बहती है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये कोसी रिवर जो है नेपाल से होते हुए फिर इंडिया में बिहार में मतलब समस्तीपुर है ना, वहाँ से एंटर करते हुए फिर कटिहार एक आती है, वहाँ पे गंगा से मिल जाती है। तो ये है इसका लोकेशन, इस तरह आती है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। ठीक है, डिटेल में जानने के इन द सेंस दोस्तों थोड़ा सा इसके मतलब जो ट्रिब्यूटरी है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो कोसी रिवर क्या है दोस्तों? एक ट्रांस बाउंड्री रिवर। ट्रांस बाउंड्री रिवर मतलब एक कंट्री में नहीं बहती दोस्तों, मोर देन वन कंट्री में। जैसे चाइना से स्टार्ट होती है, फिर नेपाल, फिर इंडिया। अब ये बनती कैसे दोस्तों समझ लीजिए। जो छत्रगौर्ज है, ठीक है, मतलब जो मतलब एक मतलब संकरी रास्ता, मतलब खाई, बड़ी मतलब खाई टाइप की रास्ता होता है ना, वो बहुत भी मतलब गहरा होता है। ठीक है, वहां से बहती है दोस्तों, बहना स्टार्ट होती है इसके आगे से। पर कब बनती कैसे है? तो ये समझ लीजिए 7 ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं। एक त्रिवेणी जगह है, उस लोकेशन को त्रिवेणी बोला जाता है नेपाल की, सॉरी दोस्तों, जहाँ पे 7 ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं इसकी, और इसको बनाती हैं कोसी रिवर। ठीक है, और वहीं पे इसको सप्तकोशी कहा जाता है। और वो ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? तो मेन जो है दोस्तों, तामुर रिवर, अरुण रिवर, सुनकोसी। तामुर रिवर जो है कंचनजंगा से आती है, अरुण रिवर जो है तिब्बत की से आती है, सुनकोसी रिवर जो है तिब्बत से आती है। ये तीनों रिवर आती हैं, और तीनों रिवर जब आके मिलती हैं एक साथ, तब क्या बनती है? कोसी रिवर। ठीक है, अब मैंने बताया 7 ट्रिब्यूटरी, पर इसमें दिखा रहा हूँ 3। ये जो सन कोसी है दोस्तों, बाकी 5 जो है इसमें मिली होती हैं। सन कोसी में जैसे दूध कोसी हो गया, लिखू खोला हो गया, तामा कोसी हो गया, भोटे कोसी हो गया, इंद्रावती। ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? सन कोसी की। और सन कोसी और अरुण और तामुर किसकी मतलब ट्रिब्यूटरी है? इनकी कॉन्फ्लुएंस से कौन बनती है? कोसी रिवर बनती है। ठीक है, अब सप्त कोसी इंडिया में एंट्री करती है नॉर्दर्न बिहार से। ठीक है, मतलब सीतामढ़ी, समस्तीपुर नहीं, सॉरी दोस्तों, ये सीतामढ़ी है। ठीक है, और ये ज्वाइन करती है गंगा को कहाँ पे? कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ध्यान रख लीजिए, अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे, मतलब कितना पानी लाती है, डिस्चार्ज करती है, उस हिसाब से देखेंगे तो गंगा की ये तीसरी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, जो मतलब डिस्चार्ज के हिसाब से है। ठीक है, पहली कौन सी है? जिसके मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर जिसका ज़्यादा हो। नंबर 1 पे घाघरा आती है, नंबर 2 पे यमुना आती है, उसके बाद तीसरी आती है आपकी कौन सी? कोसी रिवर। ठीक है, उसके बाद इसको सौरव ऑफ बिहार भी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है दोस्तों ना, ये वेस्ट मतलब ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन है, मतलब यहाँ पे ईस्ट है ना, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन है, इसका मतलब कोर्स चेंज होता रहा है। ठीक है, लगभग 133 किलोमीटर ये वेस्टवर्ड मतलब शिफ्ट हुई है पिछले 200 सालों में। 133 किलोमीटर बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, मतलब ये इसीलिए इसको कहा जाता है सौरव ऑफ बिहार, क्योंकि ये अपना कोर्स बहुत बार मतलब हिस्टोरिकली मतलब वेस्टवर्ड डायरेक्शन में मतलब कर चुकी है। ठीक, और एक मतलब कोसी बैरेज बिल्ड किया गया था मतलब इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे भी 1959-63 में, पर इसका कोई उतना खास फायदा हुआ नहीं है, मतलब तब भी बाढ़ आता ही रहता है। ठीक है, फिर 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर है आपका दोस्तों। ये है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। ये अभी हाल फिलहाल में नई दिल्ली में हुआ है दोस्तों। और इंडिया को कौन सी रैंक मिली है? 10th रैंक। यही ध्यान रखिए, यही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ब्राजील है और सेकंड चाइना है, पर ये मेन इंडिया का यही पूछेंगे। तो इसमें जो 22 टोटल मेडल मिले हैं इंडिया को, जिसमें 6 गोल्ड है दोस्तों, ये 6 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 7 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, उसके बाद 7th न्यूज़ और 7th करंट अफेयर क्या आ जाता है दोस्तों? ये बीआरओ से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, अब बीआरओ से क्या रिलेटेड है? इसमें कहा जा रहा है दोस्तों ना कि मतलब अभी जो है दुनिया की सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचाई पे बनने वाली जो मोटरेबल है, जिसमें मोटरसाइकिल या फिर गाड़ी चल सके, वो वाली रोड है, मतलब कहाँ पे बनाएगी? लद्दाख में बनाएगी, करीब करीब 19,400 फीट पे, 5,913 मीटर अबव सी लेवल। ठीक है, तो ये जो बनाया गया है किसके द्वारा बनाया गया? बीआरओ, मतलब एक रिकॉर्ड तो बनाया गया। और पर इससे पहले वाला भी रिकॉर्ड जो था बीआरओ के नाम था, वो कहाँ पे था? उमलिंगा पास, ये उमलिंग ला पास। ठीक है, ये जो बनाया गया ये मिग ला पास में है। ठीक है, अब ये भी लद्दाख में है, ये भी लद्दाख में ही है। ठीक है, पर ये जो पहले वाला जो रिकॉर्ड बनाया था बीआरओ ने, ये आपका 19,024 फीट का था, जो कि 5,798 मीटर का है, मतलब अबव सी लेवल। पर अभी जो बनाया, जो कि मतलब वर्ल्ड हाईएस्ट बन गया इसको पिछाड़ के, वो है आपका करीब करीब 19,400 फीट, जो कि 5,913 मीटर सी लेवल से ऊपर। ठीक है, हाइट पे मिग ला पास, ध्यान रखिए। ठीक है, अब बीआरओ के बारे में जान लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ दोस्तों, ये हमेशा से मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में नहीं थी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब एक मतलब एक्ट के थ्रू ये आई है। ठीक है,
मतलब कानूनी तौर से इसको दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, ये स्टैब्लिश कब हुई थी? 7 मई 1960 पर। ध्यान रखिए दोस्तों, 2015 तक ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में थी। ठीक है, उसके बाद से ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आ गई। इसका काम क्या है दोस्तों? ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर को सिक्योर करता है और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है। ठीक है, कहाँ पे जो भी मतलब बॉर्डर के रिमोट एरिया है। ठीक है, और उसके अलावा जो भी फ्रेंडली मतलब लेबर है, वहाँ पे भी ये रोड को मतलब एक्सटेंड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है। ठीक है, ये अभी हाल फिलहाल में 19 स्टेट, 3 यूटीज जिसमें अंडमान निकोबार भी है और बाकी नेबर कंट्री जैसे श्रीलंका, उनका जिनके साथ फ्रेंडली हमारा मतलब रिलेशन है, उनके वहाँ पे भी मतलब कार्य करती है। ठीक है, इसने ही दोस्तों दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल को बनाया था, जिसका नाम अटल टनल है। करीब करीब 9.02 किलोमीटर। और 2015, हाँ यही मैं बता रहा था दोस्तों, 2015 तक ये मॉर्थ के अंडर में थे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में थी। ठीक है, उसके बाद से ये किसके अंडर में आ गई? ये आ गई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल ध्यान रखिए लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी हैं। ठीक है, फिर आ जाता है 8th न्यूज़ और 8th करंट अफेयर। ये बस सिंपल सा आप ध्यान दीजिए दोस्तों, नवी मुंबई जो एयरपोर्ट है, ये महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है दोस्तों। पहला कौन सा है? तो शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, इसी का नाम चेंज करके अभी हाल फिलहाल में मतलब लोक नेता दिनकर बालू पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। ठीक है, और ये एयरपोर्ट है कहाँ? तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। मतलब ये भी मतलब काफ़ी फेमस पर्सनालिटी रहे, एमपी रहे हुए हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के। ठीक है, बस इतना जान लीजिए, नाम चेंज हुआ नवी मुंबई का, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट है, इसलिए हो सकता है पूछ ले। ठीक है, नया नाम। उसके बाद आता है 9th न्यूज़ और 9th करंट अफेयर। ये है आपका BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025। ये है 25वां एडिशन। और ये जान लीजिए दोस्तों, ये 17 साल बाद भारत में हो रहा है। पहले कब हुआ था? 2008 में। ठीक है, हो कहाँ रहा है? तो ये गुवाहाटी असम में हो रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये करवाया जा रहा है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जो कि BWF कहलाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर। बस इतना ही ध्यान रखिए आप। ठीक है, उसके बाद 10th न्यूज़ और 10th करंट अफेयर आपका टाइफून है। क्या नाम है उसका? मैटमो। ये कहाँ है? पैसिफिक ओशन। बस ये ध्यान रखिए, मैटमो क्या है? एक टाइफून है। क्योंकि ये जो है ना साइक्लोन होते हैं, अलग अलग लोकेशन में अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि ये पैसिफिक ओशन में आया तो इसके लिए इसका नाम टाइफून है। ठीक है, इंडियन ओशन में इसका नाम साइक्लोन हो जाता है। आपका यूएसए की तरफ मतलब इसका हरिकेन हो जाता है। ऐसे ही नाम इनके चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो बस ध्यान रखिए, मैटमो क्या है? एक साइक्लोन है, मतलब क्या है? टाइफून है, जो कि पैसिफिक ओशन में आया है। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। तो मिलते हैं हम लोग कल। हैं, वीडियो अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।